हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बैंक्स के बारे में। बेसिकली जब भी हम अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैंक्स होते हैं वो कितने तरह से उनका डिवाइडेशन किया जा सकता है, और अभी रिसेंटली कुछ उसमें एड ऑन भी हुआ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो बेसिकली बैंक्स जो होते हैं उसको समझते हैं हम। एक होता है इंटरमीडियरीज, एक है मनी सप्लाई और एक है मनी डिमांडेड। अब मनी सप्लाई कौन करेगा? जिसके पास, जाहिर सी बात है, बहुत पैसा है, सरप्लस है, जिसके पास सरप्लस है वो। और मनी डिमांड किसके होगी? जिसके पास डेफिसिट है, मनी का कमी है। ठीक है ना। तो जब भी हम बात करते हैं कुछ हम जैसे कि अगर बहुत बड़े लोगों की बात कर लें तो वो अपना पैसा बैंक में सुरक्षित करके रख रहे हैं, अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। तो वो सेविंग्स का पैसा जो है, जिसको डिमांड है अभी, तो बैंक थोड़े समय के लिए अगर उसको लोन के फॉर्म में चाहिए हो ना, तो वहां पर उसको बैंक प्रोवाइड करती है। बदले में इसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है बैंक को। इस तरह से ही जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है। फिर जब ये व्यक्ति मांगने लगेगा तो जो इंटरेस्ट आ रहा है उस हो सकता है कि उस इंटरेस्ट से ही इनके पास इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये इस तरह से एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं, चैनलाइजिंग का प्रोसेस करते हैं, मनी की चैनलाइजिंग का प्रोसेस करते हैं। तो मनी की चैनलाइजिंग की प्रोसेस करने वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे बैंक्स। ठीक है ना। अब हम बैंक्स की बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक्स को अगर मैं बताना चाहूं तो कितने तरह से मैं बैंक्स को यहां पर डिवाइड कर सकती हूं। तो हम पढ़ लेते हैं अब टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हो जाता है फंक्शन दे परफॉर्म के बेसिस पे। फंक्शन दे परफॉर्म, किस तरह का काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि बैंक कौन कौन से हो सकते हैं। सेकंड हो सकता है ओनरशिप के बेस पे, हम ओनरशिप बता दें कि भाई इतनी इतनी ओनरशिप है, ये स्टेक होल्डर्स है, इनके पास इतना % शेयर है, उसके बेसिस पे डिवाइड हो सकता है। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल। ठीक है ना। ये बेसिकली मोटा मोटा जो डिवाइडेशन हम करते हैं वो इस तरह से ही करते हैं। अब जब भी हम बैंक्स की बात करते हैं तो हमें एक चीज जो याद आना चाहिए वो ये है कि हम बैंक जब भी पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले आरबीआई का जिक्र कर रहे हैं। हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम आगे करेंगे। तो हम सबसे पहले आरबीआई की बात करते हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है हमारा सेंट्रल बैंक। किसी भी एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, हमारे केस में वो आरबीआई है, सबसे पहले वो हो जाता है। इसके ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करता है, तो वो आरबीआई जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। पहली बात ये हो गई। दूसरा आ जाता है, यहां पर कुछ कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कुछ बैंक्स कमर्शियल हो गए। कुछ अगर मैं बात करूं यहां पर तो कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाते हैं। मोटा मोटा बैंक्स को मैं अगर डिवाइड करूंगी तो इस तरह से भी कर सकते हैं और 3 तरह से मैं आपको करके भी बताऊंगी। तो एक हो जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकता है। कुछ हो सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक, किसी एक स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक्स हो सकते हैं। और कुछ हो सकते हैं हमारे डिफरेंशिएटेड बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो इस तरह से हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है वो डिवाइड होता है। जो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स का कंसेप्ट है ये 2015 में आया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये होता है कि ये जो कैटेगरी होती है ये कमर्शियल बैंक्स की होती है। कमर्शियल बैंक्स में ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनते हैं। अब कौन से शेड्यूल की बात कर रहे हैं? तो ये आरबीआई एक्ट जो आया था 1934 में, उसके सेकेंड शेड्यूल की बात हो रही है यहां पे। तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड बैंक है वो हो जाएगा हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो एक हो गया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक।
नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। तो वही है कि जो इस शेड्यूल में आता है वो हमारा कौन सा हो गया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और जो इस शेड्यूल के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं, बहुत नया नया बना हुआ बैंक है, वो हमारा नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आ जाता है। तो देखिए सेंट्रल बैंक डन, आरबीआई, इसके बारे में हमको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स भी हमने दो तरह से डिवाइड कर लिए, हमने बोल दिया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं और हमने बोल दिया नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं। अब यहां पर देख लीजिए कि जब हम शेड्यूल्ड बात कर रहे हैं, अब ये शेड्यूल्ड कमर्शियल का भी एक टाइप है, इसमें भी बहुत अलग अलग चीजें आएंगी जो ओनरशिप को भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें हो सकते हैं हमारे कुछ, यही लिख देती हूं, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोल दिया मैंने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं अगर, तो ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना। तो इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो 51% है, रेस्ट 49% दूसरे लोगों की है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टेक होल्डिंग पावर कितना है, 51% का है। ये हो जाते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक। एट प्रेजेंट 12 है ना, बढ़ गया होगा घट गया होगा तो आप लोग देख लेंगे, लेकिन 12 हैं अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में वही है, गवर्नमेंट का थोड़ा सा कम होगा, 49% गवर्नमेंट का है, बाकी रिमेनिंग दूसरे लोगों का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये कितने हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट 21 है, हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपको कुछ अलग अलग फॉरेन बैंक्स मिलेंगे, है ना, फॉरेन एक्सचेंज का जो काम करते होंगे, या फॉरेन के कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी ब्रांच यहाँ पर ओपन करी है, तो कुछ हमारे फॉरेन बैंक्स आ जाएंगे, कुछ हमारे आरआरबीज आ जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शेड्यूल्ड भी है, आरबीआई के शेड्यूल को भी फॉलो कर रहे हैं, और ये हम अगर बोले कि ओनरशिप के बेसिस पे भी ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है डिफरेंशिएटेड बैंक। अब देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं इनके बारे में आपको पता ही हुआ है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एस्टैब्लिशमेंट होता है जिसका काम जो होता है वो लोगों के वेलफेयर के लिए। यूजुअली जो बैंक होते हैं उनका मेन मकसद क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेन काम तो यही है इनका। लेकिन जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, याद रखेंगे, ये हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, वेलफेयर ऑफ पीपल, केवल और केवल लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। कुछ लोगों ने बैठ के अपना संगठन बना लिया है, अमूल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपको याद हो तो अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही बना था। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद अगर फर्दर वो बैंकिंग में आता तो उसका एक बैंक होता, वो कोऑपरेटिव बैंक्स में आते हैं। तो यूजुअली ये किस में आएंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पेशलाइज्ड बैंक किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जो एक पर्टिकुलर काम को करेंगे वो हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सॉरी, उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो जब हम डिफरेंशिएटेड बैंक्स की बात करेंगे तो 2015 में ये कंसेप्ट आया है, ये याद रखेंगे। इसमें आता है पेमेंट बैंक जो केवल पेमेंट का काम कर रहा है, एग्जाम्पल पेटीएम। पेटीएम जो होता है वो पेमेंट बैंक की कैटेगरी में आता है। फिर आ जाता है इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका एग्जाम्पल एयू आपने देखा होगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऐड आता है बहुत। तो ये 2015 में ही आया है डिफरेंशिएटेड बैंक्स का कंसेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो बैंक होता है वो हम इतने तरह से ही डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ एड ऑन होगा आगे तो हम वो भी करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आपको इतने पता होना चाहिए कि जो बैंक है कैसे काम करेगा, एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करेगा जो चैनलाइज करेगा मनी के फ्लो को, जिसके पास सरप्लस में है उससे लेगा और जिसके पास कमी है डेफिसिट में उसको देगा। यहाँ पर टाइप्स अगर मैं बोलूं तो हम फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, दे ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल कौन सा वाला, आरबीआई एक्ट 1934 का सेकेंड शेड्यूल। इसमें कौन कौन से बैंक्स आ जाते हैं, जो इसमें शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं वो शेड्यूल कमर्शियल, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो नॉन शेड्यूल कमर्शियल। अब अगर शेड्यूल्ड में भी मैं बात करूंगी तो शेड्यूल्ड में भी मैं इस तरह से बोल सकती हूँ डिवाइड होता है, और ये ओनरशिप के बेसिस पे भी कहीं ना कहीं डिवाइड होता है, ठीक है। तो ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए जिसके पास ओनरशिप है। फिर ये फॉरेन बैंक्स, ओनरशिप किसके पास है, फॉरेन बैंक्स के पास है, हमारे पास तो कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं ताकि वो जो कम लोन, कम परसेंट पे लोन उनको प्रोवाइड कर सके, एग्रीकल्चर वाले ये सारे इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक हमें पता ही हमारा आरबीआई,
कमर्शियल बैंक्स मैंने अभी आपको बताया कौन से हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक किसी एक स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए ही बनाए गए बैंक्स हो गए, और डिफरेंशिएटेड बैंक जो डिफरेंशिएट करते हैं कामों को, जैसे कि पेमेंट बैंक हो गया जो हमारा पेटीएम है, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। आरबीआई जो है ये थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके फंक्शंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आरबीआई कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज भी लाता है, तो हम जब आरबीआई पढ़ेंगे तो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ उसके कुछ टूल्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।